नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक बड़ी ही हृदयस्पर्शी कहानी है। कथा का नाम है सजा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मित्रों के साथ। कहानी के बारे में अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं जब 30 साल की थी तब मेरी शादी हुई। मेरे हस्बैंड मुझसे 9 साल बड़े थे। हम दोनों एक ही बैंक में काम करते थे, वहीं हमारी पहचान हुई। मेरे हस्बैंड ज़्यादा बातूनी नहीं थे। वो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, किसी में ज़्यादा मिक्स नहीं होते थे। लेकिन उनके काम में वो बहुत अच्छे थे। कैलकुलेशन और अकाउंट्स, इस काम में तो उनके बराबरी पर कोई भी नहीं था ऑफिस में। हमारी पहचान भले ही थी, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट मुझसे विवाह के बारे में पूछा नहीं था। हमारे एक कॉमन फ्रेंड के द्वारा उन्होंने मुझसे शादी के लिए बात की। उन्हें मना करने जैसा कुछ था ही नहीं। वे अपने माँ बाप के अकेले लड़के थे और बहुत ही भले आदमी थे, और इसके अलावा उनकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब भी था। लेकिन विवाह के बाद में मुझे ये बात समझ में आई कि उनके मन में दूसरे व्यक्ति के लिए जरा भी सम्मान की भावना नहीं है, चाहे फिर वो उनके माता पिता हो या फिर मैं हो। पहले पहले मैं उस बारे में उनसे बहुत लड़ाई झगड़ा करती, लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया कि मेरे लड़ने से या मेरे चिड़चिड़ाने से उनके ऊपर तो कोई असर नहीं होता, लेकिन घर का माहौल बिगड़ जाता था। बेचारे मेरे सास और ससुर हमारी लड़ाई के घर में रहते हुए संकुचित हो जाते। फिर मैंने सोचा कि मेरे कहने का कुछ भी मतलब नहीं होता है। मैंने धीरे धीरे इनसे बात करना ही छोड़ दिया। बस जितना काम उतनी बात। लेकिन इसका असर हुआ उल्टा। वो तो और गुस्सैल बनते गए। साथ ही उनकी बेशर्मी भी बढ़ती जा रही थी। किसी का भी आदर तो वह करते ही नहीं थे। अब उन्होंने किसी भी तरह की लाज शर्म भी छोड़ दी थी। शादी के 4 साल के बाद में मैं प्रेग्नेंट हुई। मैं फूलों की तरह खिल गई। मेरे सास ससुर भी इतने खुश हो गए कि उन्हें मुझे कहाँ रखे और कहाँ नहीं ऐसा लगता था। मेरी मन की हर इच्छा वो पूछते और पूरी करने की कोशिश भी करते। मेरे मन में एक आशा निर्माण हो गई थी कि शायद बच्चे के जन्म के बाद में इनके स्वभाव में कुछ न कुछ तो फर्क पड़ेगा। शायद हमारे बीच का रिलेशनशिप भी अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। मेरे ससुराल और पीहर दोनों जगह मेरी गोद भराई के कार्यक्रम खूब शान से संपन्न हुए। मेरी सहेलियों ने भी 2-3 बार मेरे बेबी शावर के प्रोग्राम किए। इस तरह से हर जगह खुशियाँ थी। मैं मन में बड़ी प्रसन्न थी। यथा समय में एक स्वस्थ बेटे की माँ बनी। बच्चे का मुंह देखने के बाद में मुझे 9 महीने जो भी तकलीफें हुई थी वो सब सफल हो गई ऐसा लगने लगा। मेरे हस्बैंड भी मुझे प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। शायद मन ही मन उन्हें लड़का ही चाहिए होगा। उनकी इच्छा पूरी हो गई थी, इसलिए भी शायद वे खुश दिखते थे। लेकिन मेरा मन अभी भी उनकी तरफ से साफ नहीं था। पता नहीं मन में क्यों एक तरह की कुछ कमी सी लगी रहती थी। समझ में नहीं आता था। मैं अपने मन को समझाने की बहुत कोशिश करती थी। हॉस्पिटल से घर पे आ गई। उसके बाद में 2 महीने मैंने घर पे रेस्ट भी की। घर में इन्होंने सारी सुविधाओं का ध्यान रखा। बच्चा भी मेरा अच्छा था। किसी तरह से उसकी वजह से मुझे अधिक तकलीफ न होती थी। ऐसा कहना चाहिए, बच्चा मेरा बड़ा सयाना था। बच्चा ठीक था, तबीयत भी उसकी अच्छी थी, इसलिए मैंने 2 महीने के बाद में फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। हम दोनों बैंक के एक ही ऑफिस में काम करते थे। मेरा बच्चा बड़ा होशियार था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा था। पढ़ाई में भी वो अच्छा था। लोगों से बातचीत करने में, खेलने में, हर जगह वो आगे रहता था। अब वो तीसरी कक्षा में आ गया था। मैंने उसको मल्ल विद्या सिखाने के लिए एक कोचिंग क्लास लगाया। वहाँ भी उसने 2-3 वर्षों में ही उसने मल्ल विद्या में भी काफ़ी प्रगति कर ली और छोटी मोटी कंपटीशन में जीत कर 2-3 मेडल भी लेकर आया। एक बार उसको पूना में किसी कंपटीशन के लिए भेजा गया। पता नहीं वहाँ क्या हो गया, लेकिन वो इतनी जोर से पीठ के बल जमीन पे गिरा कि 2 मिनट के लिए तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया है। जब समझ में आया तो मैं जान छोड़ के चिल्लाती हुई उसकी तरफ दौड़ी। डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। प्लीज हेल्प मी, जल्दी आइए, जल्दी आइए। मैं जोर जोर से चिल्लाती जा रही थी और लोगों से मदद मांग रही थी। उसको हॉस्पिटल में लेके गए।
15 घंटे अथक प्रयत्न किया डॉक्टर ने, तब कहीं जाके बच्चा होश में आया। थोड़ी देर के बाद में डॉक्टर बाहर आए और नीचे नजर करके बोले, आई एम सॉरी मैडम। मैं चिल्ला पड़ी, क्या कह रहे हैं? अभी तो उसे होश आया था ना, उसने आंखें भी खोली थी, आपने ही तो बताया था। अब किस बात के लिए सॉरी कह रहे हैं? डॉक्टर ने मुझे शांत रहने का इशारा किया, फिर बोले, आप जरा शांत रहिए, मैं क्या बताता हूँ उसे ध्यान से सुनिए। आपका बच्चा बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा हुआ है। पीठ के बल गिरने से उसकी रीढ़ की हड्डी में जबरदस्त चोट आई है कि अब उसके शरीर में किसी भी तरह का एहसास नहीं है। बस उसकी आंखें खुली है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जीवित है। अब उसे हंसना, रोना या घूमना फिरना कुछ भी वो नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने आपसे सॉरी बोला। वंस अगेन सॉरी। अब केवल उसकी उम्र बढ़ेगी, लेकिन और किसी भी तरह की उम्मीद नहीं है। मैं आपको झूठी आशा नहीं दिला सकता। अचानक मेरे पीछे कोई आवाज आई, इसलिए मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे हस्बैंड मेरी तरफ पीठ करके चले जा रहे थे। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने माथे पे हाथ मार लिया। बेटा ऐसा लाचार, अपंग, और हस्बैंड इस तरह का। मेरे पति को मुझसे जरा से भी सहानुभूति जताने की इच्छा नहीं हुई। बेटा तो उनका भी था, ना ही उन्होंने उसके लिए आंखों में एक आंसू झलकाया। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मन में एक बार ऐसा विचार आया, मुझे बोलने में भी बुरा लग रहा है, लेकिन कह देती हूँ आपसे कि अगर बच्चा मर जाता तो मैं उसकी याद करके खूब रो धो लेती। लेकिन अब उसे इस तरह से निर्जीव स्थिति में जिंदगी भर देखते रहना है, कैसे करूंगी मैं सब। लेकिन फिर मैंने अपने मन को समझाया, खुद को संभाला और मन में निश्चय कर लिया कि भगवान ने जो मेरे सामने दिया है, मुझे उसे संभालना ही होगा। जो मेरा भोग होगा वो तो मुझे भुगतना ही होगा। नसीब में जो है उसे सहना ही होगा। 15-20 दिन हम लोग हॉस्पिटल में रहे। फिर डॉक्टर बोले, हॉस्पिटल में रह के भी कुछ फायदा नहीं होगा, आप चाहे तो बच्चे को लेकर घर चले जाइए। उस समय मेरा बेटा चौथे स्टैंडर्ड में था। मुझे पैसे की कोई ज़्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि मेरी नौकरी बहुत अच्छी थी, इसलिए डॉक्टर का बिल की मुझे चिंता नहीं थी। लेकिन जब डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चे को वापस ले जाइए, तो मैं मेरे बेटे को लेकर घर आ गई। इतने 15-20 दिन मैं हॉस्पिटल में रही बेटे के लिए, लेकिन मेरे पति ने हॉस्पिटल में एक बार भी आने की जरूरत नहीं समझी थी। घर आने के बाद में मैंने दिन भर का कार्यक्रम तय कर लिया। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी, फिर बच्चे की अच्छे से मॉलिश करती। मन में कहीं तो आशा थी कि शायद मैं मॉलिश करूंगी तो शायद इसको कहीं ना कहीं तो कुछ सुधार होगा इसकी तबीयत में। तो उसकी अच्छी तरह से मॉलिश करके उसके नहला के फिर जबरदस्ती उसे कुछ न कुछ खिला के मैं सास ससुर का भी खाना तैयार करके रखती। फिर मेरा टिफिन लेके 9:30 बजे मैं अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ती। शाम को 6:30 बजे घर आती। घर आने के बाद में फिर वही। इस बात को 10 साल बीत गए। अब मेरा बेटा 18 वर्ष का हो गया था। पीछे मुड़ के देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मुझे 10 साल हो गए। इस अचेतन शरीर की मैं कितनी देखभाल कर रही हूँ, लेकिन उसमें जरा सा भी सुधार नहीं है। मेरी जिंदगी में जरा सा भी चेंज नहीं था। पिछले वर्ष जरा सी तबीयत खराब होने का कारण हो के मेरे सास और ससुर 6 महीने के अंतराल में भगवान को प्यारे हो गए। मैंने तो सोचा कि अब मैं एकदम अनाथ हो गई हूँ, क्योंकि घर में मुझे मेरे सास ससुर का ही सहारा था। अब मेरे सामने समस्या आई कि मैं तो सुबह मेरे बच्चे के लिए जितना कर सकती हूँ कर लेती हूँ, लेकिन दिन भर क्या होगा। सास थी तो मुझे चिंता न थी। फिर मेरी सहेली मेरी मदद के लिए आगे आई। बोली, देखो मैं एक औरत को पहचानती हूँ जो दिन भर के लिए तुम्हारे घर में रह सकती है और तुम्हारे बेटे का ध्यान रखेगी। बड़ी ममतालु स्त्री है। मैं सुनकर खुश हो गई कि चलो मेरी समस्या कुछ तो हल होगी। तो मेरी सहेली उस औरत को लेकर आई। मैंने जब उस औरत को देखा तो मुझे उसे देखकर काफी आश्वस्त सा लगा। अब वो औरत दिन भर मेरे यहाँ रहती, मेरे बच्चे का खूब ध्यान रखती। वो औरत बड़ी ममतालु और काम में दक्ष थी। खास करके ये कि उसे किसी भी काम का आलस नहीं था। फिर वो जरूरतमंद भी थी, इसलिए मैं जब से वो घर में आ गई तो मैं एक तरह से मेरे बच्चे की तरफ से भी और घर की तरफ से भी निश्चिंत हो गई। 9 बजे वो आती और मेरे घर पे पहुंचने के बाद में वो वापस जाती। 10 साल के बाद में मैं खुल के सांस ले पा रही थी। आज मेरे बेटे का 18वां जन्मदिन था। मैंने सुबह सुबह उसको अच्छा मॉलिश वॉलिश करके नहलाया और उसको विश किया।
उसे भले ना समझता था, लेकिन मुझे तो समझता था कि आज उसका बर्थडे है। मैंने एक जरा सा चॉकलेट का टुकड़ा उसके मुंह में दे दिया। ऐसे कितने हर साल के चॉकलेट्स फ्रिज में रखे हुए थे, उनको कौन देखता। सुन के आपको हंसी आएगी कि उस अचेतन शरीर में क्या तो चॉकलेट और क्या बर्थडे, लेकिन आप हंसिए मत, मैं उसकी माँ हूँ। उसे भले नहीं समझ में आता था, वो भले ही अचेतन था, लेकिन उसकी सांस तो चल रही थी और मैं उसकी माँ। फिर मुझे उसका बर्थडे कैसे न याद रहता। मेरा मन तो माँ का मन था। उस दिन मैं ऑफिस के लिए निकली तो वक्त मेरे पति बोले कि उन्हें थोड़ी हरारत लग रही, इसलिए वे आज ऑफिस नहीं जाने वाले। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, इसलिए ऑफिस में भी उनकी मुझ पर बारीक नजर रहती थी। मैंने सोचा एक बार उनसे पूछूं कि क्या हो गया है, लेकिन फिर मेरा दिल बोला ठीक है, नहीं आ रहे तो एक आध दिन तुम भी चैन की सांस ले लेना ऑफिस में। ऑफिस में पहुंचने के बाद में मुझे वाकई उस दिन बहुत खुला खुला लग रहा था। मैंने अपनी सहेली के साथ में खाना खा लिया, खूब हंसे। इतने में फोन बजा। देखा तो घर से इनका ही फोन था। उनका फ़ोन सुनने के बाद में मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। मुझे केवल ये याद है कि मैं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी थी। बस इतना ही मुझे याद है। मुझे घर कौन लेके गया, कैसे लेके गया, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। जब मैं होश में आई तो देखा घर में काफ़ी लोग जमा हो गए थे। पुलिस भी दिखाई दे रहे थे। क्या हो गया, क्या हो गया? चिल्लाते चिल्लाते मैं अपने बेटे के कमरे की तरफ दौड़ी। मेरा बेटा ज़मीन पे गिरा हुआ था। बेटा कहते हुए बिलक बिलक कर मैंने उसको गले लगा लिया। मैं चिल्लाती ही रही और बिलकती रही, लेकिन जिस बच्चे को जीवित रहते हुए मेरा स्पर्श समझ में नहीं आता था, उसे अब क्या समझ में आने वाला था। बड़ी मुश्किल से मेरी सहेलियों ने मुझे मेरे बेटे से अलग किया। मेरे पति ने डॉक्टर से कह के मुझे नींद का इंजेक्शन दिलवा दिया। सुबह मैं जब जागी, घर में चारों ओर सन्नाटा था, मौत का सा सन्नाटा। मैं बार बार अपने पति से पूछती रही कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसा, बच्चे को मेरे हुआ क्या था। वो तो चल फिर नहीं सकता, फिर बाहर कैसे गया। लेकिन मेरे पति बस चुप थे। मुझे एक दो बार गुस्से से देखा और बाहर जाके बैठ गए। अगले दिन काम वाली मौसी आ गई। जैसे आई वो मेरे पांव छू के मुझसे माफी मांगने लगी। बोली ये जो कुछ हुआ मैडम, ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ। पहले तो मुझे उसे देख के गुस्सा ही आया कि अगर ये होती घर में तो जो हुआ वो न हुआ होता। फिर मैंने सोचा कि ये मुझसे माफी क्यों मांग रही है, आखिर गई कहाँ थी, क्या हुआ था। तो उसने बताया कि उसे फोन आया था कि उसके ससुर बहुत बीमार है और उसे घर पे बुलाया था तुरंत। इसके लिए उसे गांव जाना पड़ा। मैंने साहब से पूछा था ससुर जी बहुत बीमार है और मुझे गांव से बुलावा आया है, क्या करूं मैं। घर में बाबा इस तरह से बिस्तर में है, उन्हें कौन देखेगा। तो साहब ने मुझे बोला कि आज तो मैं घर में हूँ, एक आध दिन और छुट्टी ले लूंगा, तुम तो आओ तुम्हारे गांव। जब उन्होंने मुझे आश्वस्त किया तो मैं निकल पड़ी। मैं गांव में पहुंचती हूँ तो क्या देखती हूँ कि मेरे ससुर तो बिल्कुल ठीक ठाक है, उन्हें जुकाम तक नहीं हुआ था। पता नहीं किसने मुझे फोन किया था, समझ में नहीं आया। फिर मैं तुरंत ही वापस आने के लिए निकली, लेकिन सब कहने लगे जब गांव में आई हो तो एक दिन रुक जाओ। इसलिए मैडम मैं एक दिन रुक गई वहां पे। मैडम अगर मैं घर में होती तो ऐसा ना हुआ होता। उसका सारा शरीर दुख के आवेग से थरथरा रहा था। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। आखिर मैंने मौसी को उठा के खड़ा किया, बोला बैठो, पानी वानी पियो। जब उन्होंने पानी पी लिया और थोड़ी सहज हुई तो मैंने उनसे पूछा, मौसी जी ये बताओ कि क्या मेरा बेटा चलने लगा था, मैंने तो कभी देखा नहीं उसे चलते हुए। मौसी जी बोली, नहीं नहीं मैडम, वो कैसे चलता। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप मॉलिश करते थे। मैं भी मॉलिश करती थी, लेकिन दिन भर तो आप रहते थे ना, इसलिए पूछ रही हूँ। मैडम वो सब अपने मन के संतुष्टि के लिए बात है कि मॉलिश करने से चलने लगता बाबा, वो नहीं चलते थे। मैंने मौसी से बोला, आप अपने आप को संभालो। उसी समय मेरे पति बाहर से आ गए और मुझ पर चिल्लाने लगे, अरे चलेगा कैसा तुम्हारा बेटा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं। अरे वो घर में पड़े पड़े बोर हो गया होगा, ये मैंने सोचा, इसलिए मैंने उस दिन व्हील चेयर लाई और उसे घुमाने के लिए ले गया। सारी गलती तो मेरी हो गई ना। अचानक से ही व्हील चेयर मेरे हाथ से छूट गई थी और तेजी से नीचे फिसलती चली गई। रास्ता थोड़ा ढलान भरा था, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ा, लेकिन कहाँ व्हील और कहाँ मेरे पाँव, मैं कुछ नहीं कर पाया। और आज
पूछ लिया, इसके बाद इस संबंध में एक भी क्वेश्चन तुम पूछोगी नहीं और ये टॉपिक आगे से कभी नहीं निकलेगा। ये कहकर गुस्से में ये चिड़चिड़ाते हुए निकल गए। मुझे समझ में नहीं आया कि अरे बच्चे के संबंध में जब उसको देखने वाली आया से मैं बात कर रही हूँ तो उन्हें इतना गुस्सा हो जाने की क्या जरूरत है। उन्होंने मुझे जो कुछ बताया मेरा उस पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था। इतने वर्षों में पहली बार ये घर रहे, उसी दिन मौसी जी को उनके गांव जाना पड़ा और उसी दिन इन्होंने उसके लिए व्हीलचेयर मंगा के और उसको घुमाने भी ले गए और उसी दिन उसका एक्सीडेंट भी हो गया। इन सारे प्रश्नों के हथौड़े मेरे दिमाग पे चल रहे थे और मुझे इनके जवाब नहीं सूझ रहे थे। 10-12 दिन घर पे रहने के बाद और वही वही सवाल दिमाग में चलते रहने से मुझे ऐसे लगा कि मैं तो पागल हो जाऊंगी। इसलिए एक दिन सुबह मैं तैयार हो गई और बैंक जाने के लिए निकल पड़ी। मेरे पति उस दिन भी गुस्सा हो गए, बोले पागल हो गई हो, अरे तुम माँ हो या क्या, तुम्हारा लड़का मरा है और तुम्हें बैंक की सूझ रही है, तुमसे घर में नहीं बैठा जाता है। ये भी इतने जोर जोर से चिल्लाकर उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि पड़ोसी भी क्या सोचेंगे। मैं उस दिन और घर पे रह गई, लेकिन अगले दिन से तो मैंने बैंक में रेगुलर जाना शुरू कर दिया। मैंने मन में तय कर लिया था कि जो सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े बजा रहे हैं मैं उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगी। बेटे के जाने के 3 महीने के बाद में मेरे पति बोले, हम नया घर ले रहे हैं। क्यों, ये घर अच्छा तो है। अरे यहाँ एक ही बेडरूम है, 2 बेडरूम वाला बड़ा घर लेंगे हम। अरे लेकिन हमारे पास में पैसे कम पड़ रहे थे इसीलिए तो हमने ये घर लिया था ना। अचानक कहाँ से आ गए पैसे। मैंने अपने बेटे का बीमा करवाया था 15 लाख का। नहीं नहीं, 15 लाख का कहाँ से, 7 लाख रुपए का। तो फिर नया घर लेने के लिए कम से कम 15 लाख की जरूरत होगी, कहाँ से आएंगे बाकी पैसे। अरे बेटा हमारा एक्सीडेंट से मरा, दुर्घटना में मरा है। दुर्घटना में मरने पर बीमा वाले डबल पैसा देते हैं। मुझे आपने पहले कभी नहीं बताया कि आपने उसकी बीमा पॉलिसी करवाई हुई है। तुम्हें है क्या अकल कि किस तरह का कौन सा इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाना चाहिए। आज तक सारे डिसीजन मैं ही लेता आया हूँ, तो इस बारे में तुम्हें क्या बताता। दिल और दिमाग दोनों मेरे सुन्न हो गए थे। वैसे ही मैं रोज के काम निपटाती थी, बैंक में जाया करती थी, रूटीन जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन मैं कहीं पर भी नहीं थी। एक दिन बैंक में मैं काम कर रही थी तो मुझे सुनाई पड़ा कोई किसी से कह रहा था कि अरे वो LIC वाली मैडम आई हैं, उनको कहना मुझे भी पॉलिसी खरीदनी है। मेरे दिमाग में एकदम क्लिक हुआ। मैंने सोचा कि मैं LIC के बारे में इन मैडम से पूछूं, इनसे शायद मेरे किसी प्रश्न का जवाब मुझे मिल पाएगा। अब मुझे मेरे आंखों के सामने मेरा रास्ता साफ दिखाई देने लगा कि मुझे किस तरह से मेरे प्रश्नों के सवाल ढूंढने हैं। मैं तुरंत ही उठकर मेरी सहेली को लेकर उस मैडम से मिलने के लिए गई। मेरी सहेली ने उनकी और मेरी पहचान करवा दी। मैंने उन मैडम से कहा कि मुझे भी बीमा की एक पॉलिसी मेरे लिए खरीदनी है। अच्छा ठीक है, वो बोली मैं कल आती हूँ, आज तो मेरे पास समय नहीं है, मैं कल आती हूँ और आपसे बात करूंगी, आपका काम कल कर लेंगे। दूसरे दिन मेरा सुबह बैंक में जाने पर किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मैं बार बार सोच रही थी कि उनका फ़ोन कब आता है। लंच टाइम में उनका फ़ोन आ गया। मैं उनके पास गई। फिर मैंने उनको बताया, मुझे मेरा 18 साल का बेटा है, उसके लिए बीमा पॉलिसी खरीदनी है। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, आप मुझे उसके बारे में सारी जानकारी दीजिए, मैं ये फॉर्म भर लेती हूँ। पर मैडम वो तो अपंग है, उसे चलते फिरते नहीं आता। तब क्या उसकी पॉलिसी बन जाएगी। हाँ पॉलिसी तो बन जाएगी, लेकिन मुझे आपके यहाँ आना होगा उसके लिए। मैं उसको देखूंगी, उसके बाद में उसका मेडिकल होगा और फिर अगर हमारे ऑफिस ने मंजूरी दे दी तो फिर पॉलिसी खरीद सकते हैं आप, तो फिर उसका बीमा हो जाएगा। अभी तक तो मैं जरा घुमा फिरा कर उनसे बात कर रही थी। अब मैंने सोचा कि इनसे डायरेक्ट ही सारी बातें सही सही बताती हूँ। इसलिए मैंने उनसे कहा कि चलिए थोड़ी देर कैंटीन में बैठते हैं, मुझे आपसे बात करनी है। एक कोने वाला टेबल देख के हम दोनों बैठ गए। मैंने उनसे बोला, अब मैं आपको सही सही बात बताती हूँ, जो सच है वो। कहते हुए मैंने उन्हें सारी बात बता दी। तो 2-4 पलों के लिए वो चुप रह गई। फिर एकदम से बोली, जो आप कह रही हो कैसे पॉसिबल है, वो कैसे संभव है। मैं आपके पति को सालों से पहचानती हूँ और मैंने ही उनके लिए पॉलिसी का काम किया था। उन्होंने मुझे बताया था कि आपका लड़का जो है 11वीं में पढ़ता है, उसके लिए पॉलिसी लेनी थी। मैंने उनसे कहा था कि मैं घर पे आके आपके लड़के को भी देख लेती हूँ। तब उन्होंने हर समय कोई न कोई बहाना बना के टाल दिया था।
हालांकि उनकी पॉलिसी तो बन गई क्योंकि लड़का 11वीं में था, सब कुछ ठीक था उसका। उन्होंने मेडिकल सब लाकर दे दिया था मुझे कि वो बिल्कुल हेल्दी लड़का है। उसका फिटनेस सर्टिफिकेट उन्होंने मुझे डॉक्टर से मुझे लाकर दे दिया था, इसलिए फिर उसकी बन गई पॉलिसी। मुझे उस समय इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा था। लेकिन अभी 5 महीने पहले ही जब पॉलिसी का प्रीमियम भरना था, तब उन्होंने बताया कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी जान चली गई। मुझे बहुत बुरा लगा सुन के। उसके बाद में हम आपके घर पे आए थे, तो हमें वे घर के बाहर ही मिल गए थे और सारी उन्होंने जानकारी दे दी थी। फिर उन्होंने बताया कि किस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था। मैंने उनसे पूछा, आप कब आए थे घर पे? घर में वो अकेले ही थे उस दिन। हमने पूछा था कि घर में और कौन कौन है, तब उन्होंने बताया था कि आप बैंक में गई हुई है। की बात सुन के मेरा दिमाग में जैसे हथौड़े चल रहे थे। इतना बड़ा धोखा, इतनी जालसाजी, इतना कपट। कितनी बातें बना बना के मेरे पति ने बीमा के पैसे निकलवाए। कितना बड़ा झूठ। फिर मैंने उस मैडम से बोला, मेरा घर पास में ही है, आप मेरे घर आएंगे? हाँ जी, क्यों नहीं, मुझे भी आपके पति से कुछ सवाल पूछने हैं। फिर हम दोनों घर चले आए। दरवाजा खोल के हम दोनों घर के अंदर गए। मैंने देखा कि थोड़ी देर में मेरे पति भी घर पे आ गए और बोले, आज तुम घर पे जल्दी कैसे आ गई? और LIC वाली मैडम को देखकर इनके चेहरे की जो प्रतिक्रिया हो रही थी, इनके चेहरे पर जो भाव आ जा रहे थे, वो सारी प्रतिक्रिया मैं नोट कर रही थी बारीकी से। इनके चेहरे का रंग उड़ गया। इनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती देखकर मैंने LIC वाली मैडम से कहा कि ठीक है मैडम, मुझे लगता है कि इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप आइए, मैं कल आपसे बैंक में मिलूंगी। ये कहकर मैंने उन्हें रवाना कर दिया। मेरी बात सुन के उन मैडम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे बुलाया और मुझे तुरंत ही वापस भी कर दिया। मैं इनके सामने कुर्सी पर बैठ गई चुपचाप। लेकिन आज इन्होंने अपना मुंह खोल दिया। बोले, तुम मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई, पर अब जो हो गया सो हो गया। अब हम दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं। इनकी वो विनम्र लड़खड़ाती आवाज मैं पहली बार ही सुन रही थी। आखिर मेरे पति थे। एक बार तो मुझे उनके ऊपर बड़ी दया हो आई, लेकिन बस एक ही पल। फिर मैंने बोला, डरिए मत, मैं किसी को भी कुछ बताने वाली नहीं हूँ, किसी को कुछ कहूँगी नहीं। लेकिन आपने जो कहा वो ठीक है, हम दोनों ही हैं इस घर में और हमेशा वैसे ही रहेंगे। अगले साल तुम रिटायर होने वाले हो, फिर दिन भर घर में ही रहोगे क्योंकि तुम्हें कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारा कोई परिचित नहीं है। जैसे मेरे बेटे ने इतने साल पड़े पड़े पलंग पे निकाले, अब इसके बाद तुम भी वैसे ही पड़े रहोगे, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है। हम दोनों के बीच में पति पत्नी का प्यारा रिश्ता तो कभी रहा ही नहीं, लेकिन अब तक मैं तुम्हें एक इंसान समझ के तुम्हारे साथ में निभा रही थी। लेकिन अब एक घर में रहते हुए ही हम अलग अलग रहेंगे, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि आप आदमी कहलाने के भी लायक नहीं हैं। अब आपकी एक ही सजा, एक साथ रहते हुए मेरी आंखों का यह विक्षोभ और गुस्सा तुम रात दिन सहन करना। हर पल 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 मेरी ये नजर तुम्हें जलाती रहेगी। तुमने मेरी जिंदगी जला के रख दी, राख करके रख दी। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, तुम्हारे चेहरे पे हमेशा मुझे ये डर हमेशा दिखाई देना चाहिए कि कहीं आपका अपराध मैं पुलिस में जाकर न बता दूं। तुम अब बची हुई जिंदगी इस डर के साए में गुजारोगे, कहीं मेरा मुंह न खुल जाए, कहीं मैं तुम्हारे अपराध की सजा दिलवाने के लिए मैं पुलिस में FIR दाखिल न कर दूं। अब तुम इसी तरह से जीना, जिंदगी भर इस डर के साए में जीना। मुझे उनकी आंखों में डर देख के असीम संतोष हुआ। अगले दिन मैं बैंक में गई तो मेरा मन एकदम हल्का था। लग रहा था जैसे मेरे दिल दिमाग से मनो का बोझ उतर गया है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी सजा। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं, ये सजा काफ़ी थी उनके लिए या उन्हें पुलिस में जाना चाहिए था सजा दिलवाने के लिए? कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।